दोस्तों नमस्कार। ज़रा एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। रात का समय है, पुणे शहर है, सीओईपी कॉलेज का महिला हॉस्टल, जहां लड़कियां अपने कमरों में पढ़ाई कर रही हैं, आराम कर रही हैं, अपने घर वालों से फ़ोन पर बात कर रही हैं और अचानक हॉस्टल के अंदर कुछ लोग घुस आते हैं। एक लड़की को कमरे में बंद करके दबाव डाला जाता है, धमकाया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। उसके भाई से फ़ोन पर बात हो रही है लेकिन उसे कुछ कहने नहीं दिया जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि उस लड़की ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर के मीडिया के सामने अपनी राय रखी थी। सिर्फ राय रखने पर इतना बड़ा हंगामा, यह है आज की भारतीय राजनीति की सबसे शर्मनाक तस्वीर। और सवाल यह है कि आखिर सत्ता पक्ष इतना क्यों डरा हुआ है एक कार्यक्रम से? एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सिर्फ छात्राएं जुटने वाली हैं, कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं है, कोई सशस्त्र आंदोलन नहीं है, सिर्फ एक बातचीत, सिर्फ अपने मुद्दों पर चर्चा। लेकिन इस बातचीत को रोकने के लिए महिला हॉस्टल के अंदर लोगों को घुसा दिया जाता है। पूरा मामला क्या है, कैसे शुरू हुआ और क्यों ये सिर्फ एक कॉलेज तक सीमित मामला नहीं है, इसे विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से। इस बार का कार्यक्रम विशेष था क्योंकि ये पहला वुमेन ओनली संस्करण था, यानी सिर्फ छात्राएं इसमें हिस्सा ले सकती थीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयोग था। कांग्रेस ने पहली बार सिर्फ महिला छात्राओं के लिए इस तरह का बड़ा मंच बनाया था और स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र के कॉलेजों की छात्राओं में इसे लेकर के काफ़ी उत्साह था। कई छात्राएं मीडिया के सामने आई और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय दी, इसे नॉन पॉलिटिकल इवेंट बताया, अपनी उम्मीदें जाहिर की और यहीं से कुछ लोगों को परेशानी होने लगी। खासकर सत्ता पक्ष से जुड़े छात्र संगठनों को कहा जा रहा है कि एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बीजेपी का छात्र संगठन है, उसके कार्यकर्ता सीओईपी कॉलेज के महिला हॉस्टल तक पहुंच गए। मकसद था उन छात्राओं को रोकना जो अगले दिन राहुल गांधी के कार्यक्रम में जाने वाली थी। एनएसयूआई की एक महिला कार्यकर्ता ने पूरी घटना का बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि जब वो शाम को खाना खा रही थी तब उन्हें फ़ोन आया कि कॉलेज की छात्राओं को एक कमरे में बंद करके रखा गया है, जो छात्राएं पहले मीडिया के सामने बयान दे चुकी थी। आई एम अ मेंबर ऑफ एनएसयूआई महाराष्ट्र। तो हम शाम को जब खाना खा रहे थे तो हमें कॉल आता है कि सीओएपी के जो स्टूडेंट्स ने हमें मीडिया बाइट्स दिए थे फॉर छात्रों की गूंज कल होने वाला है। तो नॉन पॉलिटिकल इवेंट के लिए हमने स्टूडेंट्स का बस फीडबैक लिया था और वो मीडिया में गया था। वो स्टूडेंट्स का हमें फोन आता है उनके मेंबर्स का कि ऐसे ऐसे करके ये स्टूडेंट्स को एक रूम में लॉक करके रखा है। ऑल ऑफ एनएसयूआई मेंबर्स first day they were not allowing us to go in and they took 15 minutes to find one girl in a hostel. In this age you're taking so much time to find one girl. Another girl was there. She was also being pressured. She is not living in hostel. जो हॉस्टल में लड़की थी वो मेरे को जब ऊपर भेजा, वो लड़की रो रही थी, उसको बोलने नहीं आ रहा था। उसका भाई कॉल पे था, वो बोल रहा था मेरे से। वार्डन मैम ने मेरे को बोलने नहीं दिया है। She did not let me record. I have recording a little bit. I took some recording. वो मैडम ने कुछ भी बोलने नहीं दिया मेरे को उसके साथ। वो डर गई है पूरी लड़की, वो रो रही है। वो उसके फ्रेंड्स के साथ रही है अभी। नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर, बट वो रो रही थी। उसके फोन पे थी। शी इज एब्सोल्युटली इन, इतना वो डर गई है वो लड़की, उसको बोलने भी नहीं आ रहा था। आई फील सो बैड कि अब इतना स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य कर रहे लोग। उन पर दबाव डाला जा रहा है। एक छात्रा का उदाहरण उन्होंने दिया कि जब वो उससे मिलने पहुंची तो वो रो रही थी। उसका भाई फ़ोन पर था लेकिन वार्डन ने उसे रिकॉर्डिंग नहीं करने दी, बोलने नहीं दिया। लड़की इतनी डरी हुई थी कि उसे बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। ये स्थिति कल्पना कीजिए दोस्तों, एक लड़की जो अपने हॉस्टल में सुरक्षित होनी चाहिए वो अपने ही कमरे में डरी हुई है। जो जगह उसका दूसरा घर होना चाहिए वो जगह उसके लिए यातना का केंद्र बन गई है। और ये सब क्यों? इसीलिए कि उसने एक कार्यक्रम के बारे में अपनी राय दे दी है। ये लोकतंत्र का घोर अपमान है। जिस देश में महिला सुरक्षा पर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उसी देश में एक बेटी को उसके अपने हॉस्टल में डराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग इसे कर रहे हैं उन पर आरोप है कि वो सत्ता पक्ष से जुड़े हैं। ये सारे आरोप बहुत गंभीर है। जब ये खबर बाहर आई तो पूरे पुणे में हड़कंप मच गया। कांग्रेस पार्टी की सांसद परिणीत शिंदे तुरंत मौके पर पहुंची, रात भर वहीं रहीं, पुलिस से बहस की, अधिकारियों से जवाब मांगा। उनका सीधा आरोप था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ही नियंत्रण है। तो जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर आती है। परिणीत शिंदे ने खुले तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री खुद डरे हुए हैं इस कार्यक्रम से, इसीलिए ये सब हो रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन जो हालात हैं उन्हें देखते हुए इस आरोप को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जो एबीवीपी के लोग हैं उन्होंने एक लड़की को रूम में अटका के रखा था और बुरी चीजें बोल रहे थे। ये बीजेपी की मेंटालिटी आपको दिखाई दे रही है। कल जो
छात्रों की गूंज राहुल जी का प्रोग्राम हो रहा है, उसके वजह से डरे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर खुद डरे हुए हैं और चीफ मिनिस्टर के पास होम डिपार्टमेंट है। उन्होंने उनके सारे पुलिस अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दी है कि लाठीचार्ज होना चाहिए। और अभी हमें यही डर है कि वो जो लड़की है उसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत दबाव हो उसके ऊपर है और यहाँ पे इसीलिए हमने उससे बात की। आज की रात वो बहुत डरी हुई है और हम चाहते हैं कि पुलिस की ड्यूटी है कि वो उसको सिक्योरिटी दे। अगर उसका कुछ गलत आज रात को हुआ या उसके ऊपर कुछ दबाव डाला गया तो इसके लिए सिर्फ इस राज्य के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबल। बाद में महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पाटोले भी पहुंचे, यूथ कांग्रेस के लोग जुटे, एनएसयूआई के कार्यकर्ता जुटे और पूरा माहौल एक तरह के जन आंदोलन में बदल गया। दोनों तरफ से नारेबाजी हुई, हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी हुई, पुलिस को बीच में आना पड़ा, कुछ जगहों पर तो साफ साफ मारपीट देखने को मिली। ये सब उसी शहर में हो रहा था जहां अगले दिन एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम होने वाला था, एक कार्यक्रम जिसका मकसद था लड़कियों को अपनी बात कहने का मंच देना। लेकिन उसी मंच से डर कर सत्ता पक्ष ने ये पूरा तमाशा कर दिया है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर सत्ता पक्ष को इतना ही भरोसा है अपने ऊपर, अगर उन्हें लगता है कि लड़कियां तो उनकी नीतियों से खुश हैं तो कार्यक्रम होने देते, भीड़ नहीं आती तो अपने आप कार्यक्रम फ्लॉप हो जाता, कांग्रेस बदनाम हो जाती, राहुल गांधी की छवि खराब हो जाती। लेकिन नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है सत्ता पक्ष के पास। उन्हें डर है कि अगर कार्यक्रम हुआ तो हजारों की भीड़ आएगी, अगर हजारों की भीड़ आई तो पूरे देश में एक अलग संदेश जाएगा। इसीलिए हर तरह से कोशिश की जा रही है कि कार्यक्रम को रोका जाए। पहले वेन्यू की परमिशन में अड़चनें डाली गई, फिर स्थान बदलने की कोशिश हुई, फिर छात्राओं पर दबाव और अंत में महिला हॉस्टल में घुसपैठ। ये सारी घटनाएं मिलकर के एक ही तस्वीर बनाती है, सत्ता पक्ष अपनी ही जनता से डरा हुआ है और ये डर अब हर कोने में दिखाई दे रहा है। इस पूरी घटना का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, ये सब पुणे में हो रहा है और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जिनका राजनीतिक करियर पिछले कुछ महीनों से लगातार सवालों के घेरे में रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जितनी सीटें बीजेपी को मिली उतनी मिलनी नहीं चाहिए थी। ईवीएम पर सवाल उठे, मतदान सूची पर सवाल उठे और अब इस पूरे प्रकरण से एक और सवाल उठ गया है, क्या मुख्यमंत्री सच में डरे हुए हैं? अगर सब कुछ इतना ठीक है तो एक कॉलेज कार्यक्रम से डर क्यों? ये सवाल आम आदमी के मन में भी आ रहा है और यही सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ी चिंता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, पुणे वो शहर है जहां कुछ हफ्ते पहले महिला प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर करके विरोध किया था। मुंबई में भी, पुणे में भी, नागपुर में भी जब जंतर मंतर वाला मामला हुआ था तब पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई थी। सरकार को उस समय बहुत मुश्किल हुई थी हालात संभालने में, पुलिस को अलर्ट पर रखना पड़ा था। इसीलिए अब सत्ता पक्ष जानता है कि अगर महिला छात्राएं फिर से एकजुट हुई तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा और यही डर उन्हें छात्रों की गूंज को रोकने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन जितना ज़्यादा वो रोकेंगे उतना ज़्यादा ये मुद्दा बड़ा होगा। यही तो राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है, जो चीज़ सामान्य रूप से गुजर जाती है उसे रोकने की कोशिश करने पर वो चीज़ बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है। ये पूरी घटना ठीक 24 घंटे पहले वाली उस घटना के बाद हुई जब राहुल गांधी खुद दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। साहिल लोचब नाम के एक युवक की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। राहुल गांधी उनकी मां के साथ थाने पहुंचे और जब एफआईआर नहीं हुई तो सीधे थाने के बाहर बैठ गए। 7 घंटे तक धरना चला, तब जाकर के पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इस पूरी घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा। न्यूज चैनलों पर पूरा दिन यही चलता रहा, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी छाए रहे। यानी सरकार ने खुद अपने एक नेता को हीरो बना दिया। अगर पहले ही एफआईआर दर्ज कर दी जाती तो ये सब नहीं होता। लेकिन सत्ता पक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की चालाकियां अब उल्टी पड़ती जा रही है। पहले जो टोटके काम करते थे वो अब बेकार हो गए हैं। जनता अब जागरूक है। कंप्लेंट तो होनी है, ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। सोशल मीडिया सब कुछ रिकॉर्ड करता है, हर छोटी बात बड़ी बात हो जाती है। इस सबक को पुणे में भी दोहराया गया है। हॉस्टल में घुस करके छात्राओं को धमकाने की कोशिश की गई लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। अब पूरा देश देख रहा है कि पुणे में क्या हुआ, कैसे एक लड़की को डराया गया, कैसे कांग्रेस के नेता रात भर सड़क पर रहे। यही सब मिल करके एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। जब आप किसी को रोकते हैं तो आप उसे और मजबूत बनाते हैं। यही आज हो रहा है। अब बात करते हैं छात्रों की गूंज कार्यक्रम की। ये कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत बड़ी
सफल पहल है कांग्रेस की। पिछले कई महीनों से लगातार इसका आयोजन हो रहा है। हर एक कार्यक्रम में हजारों छात्र छात्राएं आते हैं, राहुल गांधी उनके सवालों के जवाब देते हैं, उनके मुद्दों को सुनते हैं। ये ऐसा मंच बन गया है जहां युवा अपनी बात कह सकते हैं और यही बात सत्ता पक्ष को परेशान कर रही है, क्योंकि जब युवा एकजुट होते हैं तो बड़ी से बड़ी सरकार हिल जाती है। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन ने इसका सबूत दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी बनी, पूरे देश में राजनीति बदल गई है। अब कांग्रेस युवा शक्ति को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है और सत्ता पक्ष इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। यह संघर्ष आने वाले महीनों में और तेज होगा। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जब से ये वुमेन ओनली कार्यक्रम की घोषणा हुई है तब से एक अलग तरह की ऊर्जा देखने को मिल रही है। महिला छात्राएं जो अक्सर राजनीतिक मंचों से दूर रहती हैं वो अब आगे आ रही हैं अपनी शिकायतें रखने के लिए, अपने मुद्दों पर बात करने के लिए, और यही सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि महिला वोट बैंक हमेशा से बीजेपी का मजबूत हिस्सा रहा है। अगर वही महिला वोट बैंक अब सवाल पूछने लगा, अगर उन्होंने अपनी असली शिकायतें रखनी शुरू कर दी तो चुनाव के गणित बदल सकते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम को रोकने की इतनी कोशिश हो रही है, लेकिन जितना रोकोगे उतना बढ़ेगा, ये सामान्य नियम है। एक तर्क शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के कुछ नेताओं ने भी दिया है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में जो भीड़ आ रही है वो पेड फॉलोइंग है, प्रति व्यक्ति 25,000 रुपए तक दिए जा रहे हैं। ये आरोप सुनने में बहुत हास्यास्पद है। एक तरफ बिहार में डबल इंजन की सरकार खुद इन्फ्लुएंसर को पैसे देने का ऐलान करती है, कहती है कि लाख व्यूज पर 10,000 रुपए मिलेंगे, ये ऑफिशियली पॉलिसी है वहाँ की। और दूसरी तरफ कांग्रेस पर अनऑफिशियली पैसे बांटने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस की आर्थिक स्थिति सब जानते हैं, इनकम टैक्स ने पहले ही उनके खाते फ्रीज किए हुए हैं। तो अगर वो सच में हर व्यक्ति को 25,000 दे रही होती तो पार्टी अगले हफ्ते दिवालिया हो जाता। लेकिन ये तर्क देने वालों की समझ इतनी सीमित है कि उन्हें ये तक नहीं दिखाई देता। कभी कभी विरोध की भी एक सीमा होती है, उसके बाद वो हास्यास्पद बन जाता है। राहुल गांधी का जो फॉलोइंग है वो ऐसा लग रहा है कि वो पेड फॉलोइंग है, और मैं ऐसे ही आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हमने अभी एक वीडियो देखा कि राहुल गांधी पुणे जा रहे हैं छात्रों को संबोधन करने के लिए, और वहाँ पर जो छात्र बुलाए जा रहे हैं वो 25,000 रुपये देकर उस ऑडिटोरियम में बुलाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के व्यापक पहलू की। पिछले कुछ महीनों में हर जगह से एक ही खबर आ रही है। कहीं छात्रों पर लाठियां चली, कहीं युवाओं को हिरासत में लिया गया, कहीं महिलाओं को धमकाया गया। दिल्ली में, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर जगह वही पैटर्न है। सत्ता पक्ष जहां भी विरोध की आवाज़ उठाती है वहां उसे दबाने की कोशिश करता है, कभी पुलिस के जरिए, कभी अपने छात्र संगठनों के जरिए, कभी नौकरशाही के जरिए। लेकिन ये सारी कोशिशें अब उल्टी पड़ रही हैं, क्योंकि जितनी बार आवाज़ दबाई जाती है उतनी बार वो जोर से निकलती है। सोशल मीडिया के इस युग में कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। हर मोबाइल कैमरा एक हथियार है, हर व्यक्ति एक रिपोर्टर है, और यही जनता की सबसे बड़ी ताकत है। इस पूरी घटना में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है छात्राओं का डर। जब एक छात्रा बयान देने से डरने लगे, जब उसे अपने ही हॉस्टल में सुरक्षित ना लगे, जब उसकी वार्डन ही उसे दबाने की कोशिश करे, तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल है। कॉलेजों में लड़कियों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? हॉस्टल की वार्डन का काम है छात्राओं की देखभाल करना, ना कि उन पर दबाव डालना। लेकिन जब वार्डन ही सत्ता पक्ष के इशारों पर काम करने लगे तो लड़कियां कहां जाए, किससे शिकायत करें? ये सवाल बहुत बड़े हैं और इनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। इन पूरे मामले में एक बहुत ज़रूरी बात है जो कहनी है, नेताओं को अक्सर नेता से ताकत मिलती है। जब कांग्रेस की सांसद खुद रात को सड़क पर पहुंच जाती हैं, जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं, जब यूथ कांग्रेस के लोग एकजुट हो जाते हैं, तो ये पूरे संगठन की ताकत दिखाता है और यही ताकत ऊपर तक जाती है। जब राहुल गांधी को पता चला कि उनके संगठन के लोग रात भर सड़क पर हैं तो उन्हें और ताकत मिलती है अगले दिन का कार्यक्रम करने की। यही तो जनता से मिलने वाली ऊर्जा है। कोई भी नेता तभी बड़ा बनता है जब उसका संगठन उसके साथ खड़ा हो, और आज कांग्रेस का संगठन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिल रहा है दोस्तों कि कांग्रेस के लोग जमीन पर लड़ रहे हैं। ये बदलाव 2029 तक बहुत बड़ा असर दिखा सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बात कहनी है जो सत्ता पक्ष को समझनी चाहिए। जब आप बार बार इस तरह की गलतियां करते हैं तो आप अपने विरोधी को हीरो बना देते हैं।
दिल्ली में 7 घंटे धरना करवा करके आपने राहुल गांधी को नायक बना दिया। पुणे में हॉस्टल में घुस करके आपने पूरे कार्यक्रम को बड़ा बना दिया। अगर आप इस कार्यक्रम को सामान्य तरीके से होने देते तो शायद इतना बड़ा असर नहीं होता, लेकिन आपने खुद इन्हें बड़ा बनाया है और अब पूरा देश देख रहा है। हर मीडिया चैनल इन खबरों को दिखा रहा है, सोशल मीडिया पर हर पल कोई ना कोई पोस्ट वायरल हो रही है। ये सब आपकी अपनी गलतियों का नतीजा है। सत्ता पक्ष को अब सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है, इसी रास्ते पर चलना है या फिर कोई नई रणनीति बनानी है। पुरानी रणनीति काम नहीं कर रही है, ये तो साफ है। आप जितना दबाएंगे उतना उठेगा, आप जितना रोकेंगे उतना फैलेगा। इसीलिए नए तरीके से सोचना पड़ेगा, शायद बातचीत का, शायद संवाद का। लेकिन अगर वही पुराना तरीका जारी रहा तो 2029 में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, महिलाओं के मुद्दे को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती होगी। महिलाएं जब गुस्सा करती हैं तो पूरा राजनीतिक गणित बदल देती हैं। और अगर पूरे महाराष्ट्र में महिला छात्राएं इस घटना के बाद एकजुट हो गईं, अगर उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई, तो सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। ये डर है जो अभी से दिखाई दे रहा है और यही डर आगे और बढ़ेगा। अब आते हैं इस पूरे मामले के अंतिम पहलू पर। जब हॉस्टल में घुसने का आरोप लगा तो इसकी जांच होनी चाहिए, पुलिस को जांच करनी चाहिए कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। अगर हुआ है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी संगठन से हो। महिला हॉस्टल में बिना अनुमति के किसी का घुसना एक गंभीर अपराध है। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये कानून व्यवस्था का मामला है। और अगर कानून व्यवस्था के मामले में भी राजनीति होगी तो देश कैसे चलेगा। लेकिन अभी तक जो हालात दिख रहे हैं उनसे लगता है कि पुलिस भी दबाव में है। जांच होगी या नहीं, कब होगी, क्या नतीजा निकलेगा, ये सब सवाल हवा में है। इस पूरे प्रकरण से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। लोकतंत्र में जब सत्ता पक्ष अपने ही युवाओं से डरने लगे, अपनी ही महिलाओं की आवाज़ को दबाने लगे, तो समझ लीजिए कि आपकी नींव हिल रही है। कोई भी सरकार जनता के भरोसे पर टिकी होती है और जब वो भरोसा टूटता है तो कोई भी ताकत सरकार को नहीं बचा सकती। पुणे की ये घटना उस भरोसे की टूटने की एक और मिसाल है। शायद अकेली मिसाल नहीं होगी, आने वाले महीनों में और भी मिसालें देखने को मिलेगी। लेकिन हर मिसाल के साथ सत्ता पक्ष अपनी विश्वसनीयता खोता जाएगा और जब विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी तो चुनाव भी हार जाते हैं। ये सामान्य नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता है। अंत में एक बात कहना ज़रूरी है, कांग्रेस को भी इस मामले में ज़्यादा उत्साह में नहीं आना चाहिए। सिर्फ विरोध करने से सत्ता नहीं मिलती है, ठोस विकल्प देना पड़ता है। छात्रों की गूंज एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसे एक स्थायी आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। जो मुद्दे युवा उठा रहे हैं उन पर कांग्रेस को अपनी स्पष्ट नीति बनानी होगी। नौकरी, शिक्षा, महिला सुरक्षा, इन सब पर ठोस कार्यक्रम पेश करना होगा। सिर्फ मंच से भाषण देने से चुनाव नहीं जीते जाते, जमीन पर काम करना पड़ता है, संगठन को मजबूत करना पड़ता है, हर गांव तक पहुंचना पड़ता है। अगर कांग्रेस ने ये किया तो 2029 में बहुत कुछ बदल सकता है। अगर नहीं किया तो सिर्फ इस तरह की कार्यक्रम की चर्चा से कुछ नहीं होगा। पुणे की इस घटना ने एक बात तो साबित कर दी है कि भारतीय राजनीति एक नए मोड़ पर है, जहां सत्ता पक्ष रक्षात्मक हो गया है, विपक्ष आक्रामक हो गया है और जनता जागरूक हो गई है। ये तीनों मिलकर के एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो पिछले 12 सालों में देखने को नहीं मिला है। आगे क्या होगा ये आने वाले महीने बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि अब पहले जैसा नहीं रहेगा। बदलाव की हवा चल पड़ी है और इस हवा को रोकना अब मुश्किल है। जो लोग रोकने की कोशिश करेंगे वो खुद उड़ जाएंगे। यही तो हवा की खासियत है, वो अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को तोड़ती हुई आगे बढ़ती है। आप क्या सोचते हैं, क्या हॉस्टल में घुसने का आरोप सच है? क्या इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए? और क्या राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम आने वाले चुनाव में बड़ा असर डालेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।